नमस्कार, डेड न्यूज देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति। खबरों की आगाज करें उससे पहले आज की सुर्खियां। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। 3 शादी करने की कही जा रही है बात। अपराधियों का पीछा करने में पलटी पुलिस की गाड़ी, जख्मी होने के बावजूद तलाश में जुटे रहे पुलिसकर्मी। और कलश स्थापन से पहले ही भक्तमय हुआ मुजफ्फरपुर। कलश यात्रा निकलने के साथ कई जगहों पर जोर शोर से चल रही है महायज्ञ की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना करजा थाना इलाके के पकड़ी गांव की है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय रूपमाला देवी के रूप में हुई है। शुक्रवार की सुबह उसका शव कमरे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची करजा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति वीरेंद्र महतो का चौथा शादी था। 16 महीने पहले ही रूपमाला से उसे झूठ बोलकर शादी किया था। लड़की के पिता उपेंद्र महतो को उसने कुवारा बोलकर शादी किया था और शादी के बाद से ही दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ना करना शुरू कर दिया था। घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी पति वीरेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे गला दबाकर पत्नी की हत्या की है और अपने आप को पुलिस गिरफ्त से बचाने के लिए उसने पत्नी की खुदकुशी कर लेने की साजिश रच दिया। करजा थानेदार राकेश कुमार राकेश ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फांसी लगा के 103 दोनों प्राणी मिल करके सब कोई मार दिया है। सास भी था, ननद भी था, मार दिया है गला दबा के और 1.5 लाख रुपया नकदी दिए हुए थे। एक तो गाड़ी के लिए दिन रात बोलते थे, गाड़ी भाड़ी देते थे तो नहीं दिया है, इसलिए मार दिया है। आज क्या हुआ सवेरे? आज सवेरे गर्दन दबा के मार दिया सब कोई मिल के 10 बजे के करीब में। कथी का डिमांड हो रहा था? मोटरसाइकिल भी मांग रहा था। मोटरसाइकिल बोले थोड़ा दिन के वक्त दीजिए, हम दे देंगे, नहीं इसीलिए वो ऐसे। और कैमा शादी है? 4 शादी था। तो क्या आप लोग जानती नहीं थी? नहीं जानते थे, चुप चोरी से करा लिया था। चौथा शादी है? पहले 3 को पत्नी कहाँ है? पहले 3 को पत्नी, 2 को तो मार दिया, एक है। एक है, इसको भी मार दिया? हाँ, इसको भी मार दिया। आप पकड़ाया कि नहीं? अपने पकड़ाए ले? नहीं पकड़ा जी, मर गया है, गला जांच के मार दिया है। ओ, दामाद मार दिया है बेटी को। क्या है? विवाद करके सब दिन पैसा था 30,000 रुपया, आधार कार्ड चुरा लिया था, इसीलिए विवाद बढ़ते बढ़ते हुआ है। क्या कहता था दामाद? दामाद कहता था से नहीं, इसको हम ले जाएंगे, अब फिर दूसरा जगह 3 3 गो रूम बदला है। अच्छा। तब कहता हम आसाम बंगाल हम ले जाएंगे उम्र कारिया। कल बतियाया है। पैसा वैसा कई विवाद था? जी। क्या कहता था वो? बेटी कहता था से आधार कार्ड न दे रहा है, पैसा चाहिए इमर से उम्र कर देवे के लिए, ये बात। आधार कार्ड में कथी का पैसा अलग? 30,000 रुपया हम ना, 30,000 रुपया 30,000 20,000 रुपया उसको था खाता में। 10,000 रुपया एगो मिला है, दूसर बगल के आदमी 10,000 रुपया दिया था। 30,000 रुपया उसको था। गला दबा के मारा? जी, गला दबा के मारा है। कितना दिन से झगड़ा चला था? कितना दिन से विवाद? 20 दिन से विवाद करता था। कब शादी की है बेटी का? 16 महीना बीत गया। 16 महीना पहले। कितना दाम दे दिए? नाम जो अभी मंगलसूत्र है, पायल है, नाक में सोना है, कान में
अथी है बाली। ये लड़का का दूसरा शादी है, वो कैबा शादी है? चारमा शादी कर लिया है। कड़ा थाना अंतर्गत पकरी गांव पकरी ग्राम में मधुबन में एक पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे। इसमें कि आज सूचना मिला हम लोग को, मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ के रेंटर था, और रेंटर का नाम था रविंदर, क्या नाम था? मकबूल। मकान मालिक लड़का, इसका मकान मालिक का मकबूल नाम है। वीरेंद्र नाम का लड़का पति पत्नी के साथ में रहता था। एक छोटा बच्चा 1 साल का था, और सूचना मिला कि लगता है पति पत्नी विवाद हुआ था रात में। लगता है कि उसको मार के और फरार हो गया था, और उसके बाद हम लोग लड़का को पकड़ लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए लाश को एसएमसीएस। पत्नी को क्यों मारा, पूछताछ में क्या पता चला? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि इन लोग मैंने घर वाले का नाम है, परिजन का, मृतक के परिजन का नाम है कि लोग मारपीट आपस में पति पत्नी होता था बराबर, और हो सकता है कि इस वजह से कल मार दिया होगा। या मारा कैसे है तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। गला दबा के लोग बता रहे हैं। लग रहा है, हम लोग को शंका लग रहा है गला दबा के ही मारा गया होगा, चूँकि हैंगिंग का कोई मैंने मार्क ऐसे अच्छा, छुपाने के लिए क्या नहीं दिखाई दी। सुसाइड किया है? हाँ, बोला कि फांसी लगा के मरी है, और लेकिन वैसा प्रथम दृष्टया नहीं लगा कि फांसी लगा मरा है, हत्या का मामला, हत्या का लग रहा है। आगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार है। क्या नाम है आरोपी का? वीरेंद्र महतो नाम है। क्या करता है वो? मजदूर है, लेबर मजदूर का काम करता है। ये दूसरा शादी था क्या? हाँ, इसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी है, जीवित है, उसके बच्चे नहीं थे, इसी दूसरी पत्नी शादी किया था। इसे बच्चा हुआ नहीं, पहले वाले पति से एक बच्चा इसको पहले से है, और अभी इसको बच्चा नहीं है। मैंने एक बच्चा पहले से था, पहले पति का इसका। फिलहाल गिरफ्तार है? हाँ, फिलहाल गिरफ्तार है, और आवेदन मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाने की पुलिस की गाड़ी अपराधियों का पीछा करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना शुक्रवार की सुबह 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार सुबह सकरा हाईवे स्थित पकौड़ी चौक आरा मिल के समीप पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर 2 अपाची बाइक सवार युवक भागने लगे। पुलिस को संदेह हुआ कि अपराधी शराब माफिया भाग रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने 80 की स्पीड में उस युवक का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने के दौरान गाड़ी नियंत्रण होकर एक गड्ढे में पलट गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आनन फानन में घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। घटना के संबंध में डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की पहचान की जा रही है। घायल पुलिसकर्मियों का स्थिति फिलहाल ठीक है। मुजफ्फरपुर के शकरा थाने की पुलिस अपराधी को पकड़ने गई थी। लगातार अपाची सवार अपराधियों को पीछा करने के दौरान गाड़ी जो है वो अनियंत्रण होकर पलट गई है। कई पुलिसकर्मी घायल है, कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ है। उस समय क्या हुआ था? उस समय वो भाग रहा था। सुजावलपुर से हम लोग पीछा करना शुरू किए, 6 किलोमीटर तक पीछा किए। उसके बाद मतलब कि गाड़ी मेरा पलट गया, अनियंत्रित हो गया, अपाची वाला भाग गया। अब उसके पास बीच में वो दारू रखे हुए था या आर्म्स था, तो पकड़ने के बाद में पता चलता। आप लोगों को क्या सूचना थी कि कौन भाग रहा है? सूचना कुछ नहीं था, सूचना नहीं था। उसको जब हम लोग रोके तो रुका नहीं, भागना शुरू किया, तो हम लोग पीछा करना शुरू किए। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी पर? 7 आदमी थे। 7? नहीं, वो अपाची था? वो अपाची वाला 2 आदमी था। 2 आदमी? हाँ, बीच में कुछ रखे हुए था। किधर भाग रहा था? सुजावलपुर से कहे ना 6 किलोमीटर दक्षिण भाग रहा था। 6 किलोमीटर तक हम लोग पीछा किए। उसके बाद गाड़ी पलट गया, तो क्या करेंगे हम लोग वापस। क्या गाड़ी का नंबर वगैरह देख पाए थे? गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए, रात था, 2 बज रहा था। 2 बज रहा था। आप लोग गाड़ी में कितने पुलिस टीम सवार थे उसमें? एक ड्राइवर छोड़ करके तो सब पुलिस टीम था ना। ऑफिसर में कौन थे? ऑफिसर में कहे ना मनीष कुमार और राहुल रंजन। वो भी लोग घायल हैं? ना, राहुल रंजन नहीं घायल है, मनीष कुमार घायल। आप लोग को भी चोटें आई हैं? हाँ, हल्का फुल्का हुआ आया है चोट। हम पीछे बैठे हुए थे, कलेजा में और पीठ में चोट आया है। क्या नाम है आपका? महेश्वर राय। क्या हैं आप? गृह रक्षक। गृह रक्षक हैं ये। उस समय टीम में शामिल थे, और अपराधी जो है वो अपराधी का पीछा कर रहे थे। पुलिस को शक था कि अपराधी चाहे शराब चाहे हथियार लेकर सप्लाई कर रहा है, जा रहा है, और उसका पीछा करती है पुलिस। और पीछा करने के दौरान गाड़ी अनियंत्रण हो जाता है, और नियंत्रण होकर गाड़ी पलट जाती है। फिलहाल 4 पुलिसकर्मी घायल है, जिनका इलाज SKMCH में चल रहा है, और पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है, और जो फरार अपराधी उसकी पहचान करने में लगातार जुटी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, DN न्यूज़,
मुजफ्फरपुर। शुक्रवार को अचानक मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक सह अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोरंगी ने हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय साइंस कॉलेज में बैठक की। बैठक के पश्चात उन्होंने वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि लाखों पद रिक्त है, पर न तो वर्तमान केंद्र सरकार उन युवाओं के रोजगार से जोड़ने का कोई काम कर रही है और न ही नौकरियां दे पा रही है। बेरोजगारी चरम पर है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के बाद इस फिल्म का आना कहीं न कहीं वर्तमान मोदी सरकार की विफलता साबित कर रही है। 35 वर्ष पूर्व जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, उसके लिए वर्तमान सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया और उनके नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं 2024 के चुनाव में प्रत्याशी उतारने जाने की बात को हंसकर टालते हुए कहा कि हम सिर्फ डराएंगे, काटेंगे नहीं। कोरोना के कालखंड में आवागमन कम हुआ, अब कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो सभी कार्यकर्ता को मिलना, कुशल पूछना। हमारा संकल्प है हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू में गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी। तो इस समय देश में सभी राज्य और केंद्र सरकारों में लगभग 1 करोड़ सरकारी पद खाली है। वह रेलवे में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने पद है, मनी पैसे हैं, जगह है, काम है, तो सभी राज्य और केंद्र सरकार तय करती है तो 2 महीने में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारी मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार तत्काल करे, वरना हम देशव्यापी इस मुद्दे पर अभियान चलाएंगे। नहीं, मैं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं, कहीं कांग्रेस की भी सरकार है राज्यों में, कहीं दूसरे दल की है। हमारी सबसे मांग है कि सरकारी खाली पद भरो और देश के युवाओं को रोजगार दो। कश्मीर फाइल केंद्र सरकार की विफलता का सर्टिफिकेट है। 32 साल पहले 4 लाख हिंदुओं को घरों से भगाया, तो 32 साल के बाद बसाया क्या? मानी केंद्र सरकार की विफलता का सर्टिफिकेट है। और मैंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बसाते हो तो अब बिहार फाइल बनेगी, बंगाल असम फाइल बनेगी। और याद रखो, 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बसाया तो 4 करोड़ बिहारियों को उत्तर बिहार से भगा देंगे। कौन बसाएगा? मेरा नाना? कोई नहीं बसाएगा। इसलिए हिंदुओं जागो और डॉक्टर प्रवीण भोई के झंडे के साथ चलो। हम ईंट से ईंट बजा देंगे जैसे राम मंदिर में बजा दी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक खबर को लेकर शुक्रवार को निवर्तमान विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश बताया। यह फेक न्यूज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि पंचायत में वार्ड सदस्यों को किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिनेश सिंह का कहना है कि पूर्व की तरह सभी पंचायत प्रतिनिधियों को जो सुविधाएं उपलब्ध थी वह पूर्व की भांति मिलती रहेगी। यह खबर जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल इसके लेकर पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाने वालों पर जल्द ही FIR दर्ज करवाई जाएगी। ये किसी ने फेक न्यूज बना दिया है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये किसी अखबार में न्यूज नहीं छपी है, ऐसा कोई कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ है। और उसमें ये न्यूज बना दिया गया है कि पंचायत में वार्ड सदस्य को नहीं मिलेगी कोई योजना। नल जल की बात नहीं है, वो ये बनाया है न्यूज कि नल जल जो मिला वो सक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए वार्ड सदस्य को वार्ड में अब कोई योजना नहीं मिलेगी। ये टोटली फेक न्यूज है। वार्ड सदस्य को नल जल का पूरी जिम्मेवारी है, पूरी जिम्मेवारी रहेगी। और जिस तरह से ग्राम पंचायत को योजना मिलेगी उसी तरह से वार्ड सदस्य को भी योजना मिलेगी। ये टोटली फेक न्यूज है। इस पर हमारी बात जो है सो माननीय पंचायती राज मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से हुई है। कल PC भी आ जाएगा और जो ये फेक न्यूज निकाले हैं उन पर तुरंत आज से कल तक FIR होने जा रहा है। और जो लोग अपने ID से इस फेक न्यूज को चलाएंगे वो भी कानून के दायरा में आएंगे। ये टोटली फॉल्स है। ग्राम सभा मजबूत होगी और तभी बापू का सपना पूरा होगा। सभी वार्ड सदस्यों को
भरपूर मात्रा में अधिकार, वेतन, मानदेय, भत्ता, पेंशन की सारी व्यवस्था की जाएगी। और ये टोटली फेक न्यूज है। ये विरोधी जो है अपना लाभ उठाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम किए हैं। ये किसी न अखबार में निकला है और न विगत कुछ दिनों से ऐसी कोई कैबिनेट में फैसला हुई है। अगर कैबिनेट का ऐसा कोई फैसला होता तो जो टीवी है, जो हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, कौन कमल है, प्रातः कमल है, इंग्लिश के अखबार है, कहीं भी देख लीजिए, जो भी कैबिनेट का फैसला आता है ये सब मुख अखबार में छपता है। और ये क्या अखबार का नाम लिखला है, स्वर्णध्वज, न मैंने कभी इस अखबार को देखा है। और आप लोग भी अपने से देख लीजिए, और आप लोग खुद बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ है। और जो फेक न्यूज़ ये चलाया है हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, हमारे वार्ड सदस्यों को, पंचायती राज के प्रतिनिधियों को, हौसला को जो है सो दबाने का जो काम किया है, उन पर FIR दर्ज किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं तमाम वार्ड सदस्यों को ये जानकारी देने जा रहा हूं, और मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को भरपूर मात्रा में निश्चित रूप से जितनी भी पंचायती की योजनाएं चलेगी उसमें आपका अलग से फंड मिलेगा, और आप ही असली मालिक हैं। और आप और वार्ड किरण समिति के माध्यम से सरकार के द्वारा डायरेक्ट उनके खाता में रुपया जाएगी, पंचायत से या जिला परिषद से नहीं जाएगी, और लोग स्वतंत्र रूप से योजना लेंगे और अपना काम करेंगे। सोशल मीडिया का बराबर इस प्रकार से फेक न्यूज़ के लिए ये सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ का इस्तेमाल होता है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं अपने लाभ के लिए और बदनाम करने के लिए, उन पर तुरंत FIR होगा। जैसे जैसे बोछा उपचुनाव के मतदान की तिथि निकट आ रही है, सभी प्रत्याशी क्षेत्र में पूरा जोर लगा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के अहियापुर मंडल क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय और सांसद अजय निषाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि भाजपा को कोई बोछा विधानसभा क्षेत्र में हरा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान की जीत में भाजपा का अहम किरदार था। भाजपा कार्यकर्ताओं की बदौलत उन्हें जीत प्राप्त हुई थी। उनके निधन के कारण जो स्थान खाली हुआ है उसे एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं और अपार जन समर्थन साबित करेगा कि यह सीट भाजपा की थी और भाजपा की ही रहेगी। वहीं सांसद अजय निषाद ने कहा कि बोछा की जनता के लिए VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो धोखा किया उसे लेकर NDA में उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, और अगर वो बैक डोर से एंट्री करना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय करना होगा। आज बोछा उपचुनाव के NDA कार्यालय का अहियापुर मंडल में मैं अभी उद्घाटन करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के लिए आया हूं। और निश्चित रूप से अभी अपने आवास पर भी कुछ बोछा विधानसभा के सम्मानित साथी लोग आए थे, उनसे भी हमने राय जानी है। कहीं से भी लड़ाई में ना अमर पासवान है ना गीता कुमारी है। NDA के प्रत्याशी बेबी कुमारी अभी 1 नंबर में है। और निश्चित रूप में बोछा की जनता, बोछा विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। यह चुनाव बेबी कुमारी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, बोछा के आम जनता का चुनाव है, बोछा के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए यह सीट NDA के झोले में जाना तय हो गया और बेबी का जीत पक्का है। वोट और जो जातिगत ढांचा है बोछा का, उसको लेकर लोकतंत्र की खूबसूरती है। जाति जनगणना, जाति वोटर्स की बात तो होती ही है, लेकिन आज पूरा देश NDA के साथ है, मोदी जी के साथ है, और बोछा की जनता भी मोदी जी के साथ है। इसलिए चुनाव जीतना तय है और निश्चित रूप से यह चुनाव बेबी कुमारी जीत करेगी। लोकतंत्र में सभी लोग अपना दमखम दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए। और जनता जिनको चुनती है वही विजेता होते हैं। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, लोकप्रियता की बात है, अपने अपने प्रेम सौहार्द वातावरण की बात है। और अपने अपने दल के लिए सभी लोग लगते हैं, अपना अपना ताकत दिखाते हैं। और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, MP, MLA सब लोग इस काम में लगे हुए हैं।
जो अपना घर खुद नहीं संभाल पा रहा, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो जब उनका परिवार 3 लोगों का परिवार था, जो व्यक्ति 3 लोगों को खुश नहीं कर सकता है, वो पूरे बिहार और पूरे गोछा को कैसे खुश कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। जब 3 ही लोग थे तो फिर भाजपा में विलय क्यों कराना चाहते? 3 लोग उनसे नाखुश थे, तो उन्होंने बेहतर घर अपना सुरक्षित वापसी समझा, वो वापसी अपने घर में आ गए। वीआईपी का भाजपा में विलय क्यों? तो अगर वीआईपी मुकेश सहनी चाहते हैं विलय हो जाए, तो उनका भी विलय हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा हो मुकेश सहनी जी का कि हम भी भाजपा में विलय कर जाए, तो भाजपा स्वागत करेगी। रास्ता अभी भी एनडीए उनके लिए खुला हुआ है। राजनीति में हमेशा रास्ता खुला रहता है, कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, मतभेद भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब बिहार के जनता मालिक है, जनता जिनको चुन के भेजेगी वही। मंत्री जी राय दिए हैं तो सही दिए हैं। अब उनका भविष्य जो है भाजपा में ही है। भाजपा में अगर वो अपने दल को समाहित कर लेते हैं तो भविष्य उनका उज्जवल रहेगा। आज जो है गोछा विधानसभा में अहियापुर मंडल का ये 3रा चुनाव कार्यालय खुला है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री राम सूरत जी किए हैं। आज सुबह में हम लोग एक 12 बजे बैठक भी किए थे, जिसमें जो जदयू के जो प्रभारी मंत्री यहाँ जो गोछा में बनाए गए हैं, सुनील जी जो मद एवं निषेध मंत्री भी हैं, उनके साथ में मेरा दिवेश जी का और हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा रंजन जी, जदयू के जिलाध्यक्ष मनोज किसान जी के साथ एक बैठक भी हुई है, जिसका प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों को जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जीतनराम मांझी जी से भी बात की है। हम लोग का जो गठबंधन अभी एनडीए का है 3 पार्टी का बिहार में, हम लोग पूरी मजबूती से ये चुनाव को लड़ रहे हैं और एक मिशन की तरह लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जीत का मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बार हम लोग काम करें। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गोछा विधानसभा क्षेत्र में 9 या 10 तारीख को होगा। आरसीपी जी भी आ रहे हैं, ललन जी भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। अभी असल में 4 तारीख को जो एमएलसी का चुनाव भी है, उस कारण सब लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं। 4 तारीख के बाद देखेंगे नेताओं की बाढ़ आ गई है। आपको हर स्क्वायर फीट पर एक नेता देखेगा। राज अपनी साथ के रहते हुए सन ऑफ मल्ला के लिए क्या एनडीए में फिर से दरवाजे खुले? नहीं, अब तो ऐसा नहीं लगता है। अगर अपनी पार्टी को अगर वो विलय करना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा वीआईपी के खिलाफ? हमको पार्टी का निर्देश रहता है, हम तो जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पर प्रेस रिलीज हो जा रहा है। आजकल मेरा टीआरपी बढ़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के चल रहे धीमे निर्माण कार्यों से शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई जगहों पर मोहल्लावासियों को अपने घरों में कैद रहने जैसी स्थिति बन गई है। अगर कोई बीमार पड़ गया घर में तो उसे अस्पताल भी ले जाना मुश्किल हो रहा है। मोहल्लावासियों का कहना है कि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह निर्माण कार्य भारी परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। बड़मपुरा निवासी नीलेश वर्मा ने बताया कि इस स्मार्ट सिटी निर्माण को लेकर कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को वार्ड 7 में हो रहे कार्यों का जायजा लेने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाला के निर्माण और नाला सफाई के साथ बन रहे सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान कुछ दिक्कतें तो आती ही है, लेकिन बहुत जल्दी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बरसात से पहले सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कहानी तो इतनी हो रही है कि जैसे कि नाला जो खनाया, ये आज 1 सप्ताह से देख रहे हैं ना, जाने का रास्ता ना आने का रास्ता। मेन लाइन जो पानी का है वो भी तोड़ दिया गया, ना उस पर कोई सुनवाई हो रहा है ना बन रहा है, जिसके कारण मोहल्ला में पूरा पानी का स्थिति ऐसा जल जमाव हो गया है कि आने जाने में परेशानी हो रही है। अगर बगल का रास्ता नहीं रहे तो जाने में हम लोग को इतनी परेशानी हो कि कोई आदमी जा नहीं सकता है। अगर इमरजेंसी पड़ जाए 4 चक्का का तो जा ही नहीं सकता है उस पर। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर आए हैं फिर भी आश्वासन देकर चले गए कि हो जाएगा, लेकिन इसके विषय में अभी तक कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। आज 1 सप्ताह से मेन लाइन पानी का टूटा हुआ है, उसका बोल रहे इतना नहीं, तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। परेशानी तो ये है कि 7 दिन से ये निर्माण चल रहा है और आने जाने के लिए हम लोग के बगल के जो हैं उनके घर से निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी अगर कोई बीमार हो जाए या किसी तरह का हॉस्पिटल जाने का हो तो उसके लिए एम्बुलेंस लाना होगा, तो एम्बुलेंस पर लेके उठा के लाना होगा रोड पर। और नगर निगम और आरसीडी के बीच की तनातनी में आम जनता पीस रही है
नगर निगम को कई बार सूचना किया गया कि यहाँ पाइपलाइन टूट गया है, उसको बनाने नहीं आ रहे हैं। आरसीडी के अगर चीफ इंजीनियर को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हम भेज रहे हैं, लेकिन किसके दबाव में और किसके इसमें वो लोग हैं, तो और ये नाला कितने दिनों में बनेगा, बरसात के पहले बनेगा भी नहीं बनेगा। अखबार के माध्यम से हम लोग पढ़े कि 6 फीट का बनेगा, ये 4 फीट का बन रहा है। हाँ, और अखबार सच है कि आरसीडी का एस्टीमेट सच है, इसके बारे में भी कहना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग बरसात के पहले ही बरसात का नरकीय स्थिति का जायजा नगर निगम और आरसीडी की मिली भगत से ले रहे हैं, जबकि कोई काम वैसा ढंग से नहीं हो रहा है। और अगर काम ही करना है तो इसको पूरा बंद करके जल्द से जल्द काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस काम में क्या प्रोग्रेस है ये देख लीजिए कि 5 दिन से ये नाला का खुदाई हुआ, आधा ढलाई हुआ, फिर हम लोग को आने जाने की सारी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बनाया गया। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग के पास थी, चूँकि बगल का ज़मीन खाली है उसलिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई कार्रवाई नहीं है। सामने में मट्टी गिरा हुआ है। अधिकारी लोग चैत्र नवरात्रा 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बार मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है और उनकी विदाई भैंस पर होगी। ज्योतिष के अनुसार मां दुर्गा का आना और जाना दोनों ही अशुभ है। घोड़ों की सवारी से युद्ध के संकेत और भैंस की वापसी से देश में रोग की वृद्धि का दुर्योग बन रहा है। पंडित विनय पाठक और महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापित कर मां दुर्गा की उपासना शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक मां के विभिन्न रूपों की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रा के पहले दिन देवी आदिशक्ति ने सृष्टि का आरंभ किया था, इसीलिए पहले तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपाद आरंभ होती है। शास्त्रों और पुराणों में चैत्र नवरात्रा का अधिक महत्व है। इस दिन से भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपाद में के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया था। चैत्र नवरात्रा कल से शुरू हो रहा है और ये चैत्र नवरात्रा नहीं 9 संवत्सर भी है। हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज का जो 9 वर्ष होता है वो कल से ही शुरू होगा और कल्प भी उसको कहा जाता है, 9 कल्प भी कहा जाता है। माता दुर्गा घोड़े पर आ रही हैं। घोड़े पे आने का मतलब ये होता है जो विश्व में युद्ध छिड़ना है, ऐसे युद्ध भी छिड़ा हुआ है, अतिशक्ति होगी और एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन भी सामने आ ही रहा है, आने से पहले ही भूचाल आ जा रहा है। और गमन भैंस पर है तो भगवान ना करे जो फिर कोरोना लौटे, कहे भैंस पर लौटने में से द्वेष, रोग और बीमारी, तरह तरह की बीमारी फैलना, ये एक घातक है, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये है जो हर साल 1 साल या 2 साल बीच करके या लगातार में तिथियां क्षय होती हैं, इस बार तिथियां क्षय नहीं है, ये अच्छा शुभ संकेत है और भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। नवरात्रा और राम जी का जन्म दिवस, रामनवमी और चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेवी बाबा गरीबनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। उसमें माता रानी घोड़े पे आ रही हैं और भैंसी पे जा रही हैं, जो कि दोनों बुरा संकेत दे रहा है देश के लिए। इसमें सबसे पहले क्या है कि लोगों को अपने अंदर से भक्ति माँ का हो, भगवान का भक्ति करे ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और ये जो आ रही है माता घोड़े पे, ये लड़ाई झगड़ा का संकेत है, मतलब देश से लड़ाई झगड़ा का। और जो जा रही है माता भैंसी पे, उस पर रोग और बीमारी का संकेत है। तो जिससे माँ की आराधना से ही ये चीज़ कम हो सकता है, दूसरा तो कोई उपाय हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। दोनों बुरा ही संकेत है। मुजफ्फरपुर शहर के सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट बिरयानी महाराज ने धूमधाम से आज अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। ग्राहकों को सभी लजीज व्यंजनों पर 25% का डिस्काउंट दिया गया। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस का भी आयोजन किया गया। वहीं इस मौके को और भी खास बनाने के लिए सभी ग्राहकों को मुफ्त बेवरेज भी दी गई और केक काट कर जश्न मनाया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर विक्रम कुमार ने बताया कि बिरयानी महाराज को बीते 1 वर्ष में शहरवासियों का भरपूर सहयोग और प्यार मिलता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी यूं ही प्यार मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष कारीगर द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों का लुत्फ ग्राहक उठा सकते हैं। तो बहुत पहले से यहाँ आ रही हूँ। पहले इनका डाउनटाउन पिज़्ज़ा था तो उसमें आती थी और बिरयानी महाराज भी अब हो गया तो अब इधर भी आती हूँ। और
और इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। पिज़्ज़ा का तो मुझे लगता है कि टाउन में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा मतलब इनके ही है, और बिरयानी का तो अभी भी मतलब बहुत अच्छा है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। फूडिंग एंड सिंगिंग दोनों कॉम्बो मिलता है, तो प्लीज़ कम एंड विजिट दिस प्लेस, सच अ नाइस प्लेस, यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच महाराजा बिरयानी। इट्स फर्स्ट डे ना, इट्स ओपनिंग डे है, और फिर से हम लोग तो हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं, और फिर से बिरयानी यहाँ पे बहुत अच्छा, हर जगह से अच्छा रहेगा, और हर जगह से अच्छे से एकदम सर्विस किया जाता है, बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ज़्यादा अच्छा, और हमेशा आते रहते हैं और ऐसा ही रहे। और यहाँ का सही में बहुत अच्छा रहता है, रेट भी सही रहता है यहाँ का, और पॉकेट के लिए सही रहता है, और फिर से हर चीज़ बेटर है। मेरी तरफ से सारे शहरवासियों को 1 साल बिरयानी महाराज का पूरा होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सारे शहर के सहयोग से हमने 1 साल पूरा किया है, और इस पैंडेमिक ईयर में भी हमने काफ़ी अच्छा किया है। शहर के लोगों की अपार ये सहयोग हमको हर हमेशा हमको मिलता रहा, और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय हम लोग और अच्छा कर सकेंगे, और सारे शहरवासियों का प्यार हमें सदैव इसी तरीके से हमेशा मिलता रहे। आज विशेष ऑफर में हम लोग 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके अलावा बेवरेज जिसमें मिल्क शेक एवं आइसक्रीम वगैरह भी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है अपने यहाँ? ग्राहकों के लिए हम बेहतरीन जो भी अपनी तरफ से हो सकता है, मतलब सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे कि बिरयानी वगैरह का हम लोग बेहतरीन टेस्ट दे रहे हैं, और लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपनी तरफ से सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 साल हो गया, आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आप सारे मीडिया वालों से मेरी यही अपील है कि शहर के लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं, और बिरयानी महाराज को सारे शहर की ओर से और मीडिया के ओर से इसी तरह सा प्यार मिलता रहे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। चैत्र नवरात्रा के अवसर पर शुक्रवार को मोतीपुर के वार्ड 13 स्थित भगवती स्थान मंदिर परिसर से एक जलबोझी यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ 301 कन्याओं ने विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करते हुए महन्ना कुशेश्वर स्थान मंदिर पहुंची, और वहां पोखर से जलबोझी कर जयकारा लगाते हुए भगवती स्थान मंदिर लौटी। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालु ने जलबोझी यात्रा में शामिल भक्तों की सेवा में लगे रहे। शुद्ध पेयजल और शरबत की व्यवस्था रही। यात्रा में मुख्य यजमान सुशांत भारद्वाज, आयोजन समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र प्रसाद सिंह, सचिव विश्वनाथ ठाकुर सहित दर्जनों श्रद्धालु शामिल रहे। क्या क्या हुआ आज? आज सुबह हम लोग 6 बजे उठे, उसके बाद हम लोग रेडी हुए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए, सब लोग कलश यात्रा में शामिल हुए, हमें बेहद खुशी हुई, और सब लोग गए कलश में, सब लोगों ने जल भरा। फिर यहाँ पे हम लोग कलश यात्रा में आए, सभी भक्ति में लीन थे, सब लोग वहाँ पे डांस भी किए, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा। क्या नाम हुआ बच्चों में? बच्चों में काफ़ी उमंग उल्लास और उमंग खुशी के साथ बड़े धूमधाम से, मैं हजारों की संख्या में लड़कियां कन्या लोग कलश लेकर के गई। गांव दुर्गा स्थान से लेकर भगवती स्थान से लेकर और गांव ग्राम में घूमते हुए और कुटेश्वर स्थान मंदिर पर पहुंचकर वहां जो है पूजा अर्चना कर फिर पुनः अपने भगवती के स्थान पर लौटे और बड़ी उल्लास के साथ हजार के साथ में और गाजे बाजे के साथ बहुत उमंग के साथ। यहाँ कितना दिन से लगभग पूजा होता है? 12 साल से पूजा होता आ रहा है। माता का स्थान यहाँ कितने दिन से है? ये माता जी का स्थान यहाँ कितने दिनों से है? बहुत पुराना मने यहाँ स्थान है। यहाँ लोगों का आस्था यहाँ कैसा है? बहुत अच्छा है। लोग जो मन्नत मांगते हैं क्या माता पूरा करती है? पूरा करती है। विश्व शांति के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड डॉक्टर ब्रजमोहन गली स्थित सिन्हा निवास में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। व्यवस्थापक डॉक्टर मनीष कृष्ण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। शनिवार 2 अप्रैल की सुबह कलश स्थापना के साथ 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। 2 तारीख से 10 तारीख तक सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं संध्या 5 बजे से 6 बजे तक आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम थाल दीप यज्ञ शुक्रवार 8 अप्रैल को संध्या 3 बजे से 6 बजे तक निश्चित किया गया है। 10 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से गायत्री कलश स्थापना नवरत्न कलश ये बैठा है और ये महाकाल के लिए जो है पूरे अशांति जो फैली हुई है उसके लिए हम लोग इतनी रूप में तैयारी किया है कि इससे महाकाल दूर हो और हर घर में शांति हो, हर परिवार में शांति हो, हर घर में एक अच्छाई हो। उसके साथ ही 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ है जो 9 दिन तक चलेगा। कल सुबह 6 से 7:30 बजे तक सही समय से ये यज्ञ चलता रहेगा 9 दिन तक और 10वीं को पूर्णाहुति है। फिर 7वीं को जो है शुक्रवार के दिन 3 से 5 बजे तक आपको दीप थाल दीप ये रखी हुई है, थाल दीप के रूप में जो है सो दीप जलाएंगे, स्वागत करेंगे। सारे जगत से लोग आएंगे और इस थाल दीप से गायत्री मंत्र के द्वारा सबको शुभकामना करते हुए यहाँ ही हमारा दीप यज्ञ होगी। और हम सभी परिवार के लिए यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो चंदा है नहीं, लेकिन बिना चंदा का ही इतना प्यार है, हर लोगों का प्यार है कि लगता है कि घर घर गायत्री पहुंच जाए और घर घर में शांति हो, हर घर में अच्छा विचार हो। यही हमारी शुभकामना। शुक्रवार को जदयू एवं श्रम तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामचरित प्रसाद के द्वारा अफरीदी रहमान को मुजफ्फरपुर के श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसके बाद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सहित उपस्थित जदयू नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नवमनोनीत महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ किया गया, नए मनोनीत किए हैं, क्या कुछ रहेगा? तो सबसे पहले जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है जनता दल युवा तकनीकी प्रकोष्ठ का, जिसमें हम बहुत अपने नगर के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं अफरीदी जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सुझाव देता हूं कि नगर के संगठन को बनाएं। ऊपर से जो दिशा निर्देश आया है उसके अनुसार संगठन को सेक्टर वाइज बांट करके और संगठन को मजबूत करें। तो सबसे पहले मैं अपने गार्जियन माननीय प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ रामचरित प्रसाद जी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिला अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, जो भी मुख्यमंत्री जी का कार्य है, जो भी विकास का कार्य है उसको जनता तक पहुंचाना है। जो लोग वंचित रह जाते हैं ऐसे लोग को वंचित ना हो, ऐसे लोग को समझा के उसको सरकार का योजना जन जन तक पहुंचाना है। और महानगर में एक एक वार्ड घूमकर, एक एक मोहल्ला घूमकर पूरी ईमानदारी निष्ठापूर्वक से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के सभी धर्म से लेकर उसको बनाएंगे। उसके लिए जरूरत पड़ेगी जिला अध्यक्ष जी से सहयोग लेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सहयोग लेंगे, पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा खोजादी बेगम वक्फ स्टेट बड़ी करबला का मोतवल्ली सैयद अनवर रजा को बनाए जाने के बाद शुक्रवार को करबला मोहल्ला वासियों ने नागरिक अभिनंदन समारोह कर स्वागत किया। मोतवल्ली सैयद अनवर रजा ने बताया कि वक्फ की संपत्ति से गरीब कमज़ोर की मदद करूंगा और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। इधर पूर्व प्रबंधक मिर्जा मेहदी अब्बास ने नए मोतवल्ली के आगमन पर कहा कि करबला वासियों को एक सच्चा मोतवल्ली मिल गया, उससे करबला के विकास की उम्मीद करते हैं। नागरिक अभिनंदन समारोह में पूर्व मेयर नसरुद्दीन छोटे, जावेद अख्तर, गुड्डू मिर्जा मेहदी अब्बास, तनवीर चैनपुरी सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब खुदादी बेगम साहब में रहने वाले, सब उनके पोते नाती हैं, बन के जो रहेगा उनके साथ में हमेशा रहूँगा। लेकिन जो अवैध रूप से इसमें है उनको कहीं से भी मैंने ये नहीं कि कानूनी उनके खिलाफ कानूनी हर तरह का काम किया जाएगा। जो बन के यहाँ किरदार रहेंगे उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ अवैध हैं जिनके पास कोई नहीं है उनको या तो किरदार बनना होगा और या नहीं तो, और जो गरीब है उनके लिए हम लोग खास ये रखेंगे कि उनको बसाना है, जिससे कि गरीबों की कोई बसानी नहीं। जादी बेगम वक्फ स्टेट के बने सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद देते हैं और साथ ही कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई और यहाँ के जो लोग हैं जो भी रहने वाले हैं उन लोगों के साथ मुतवल्ली साहब से मेरी गुजारिश है
कि सब लोगों के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए, एक अच्छा माहौल बने करबला पे। कोई भी काम करबला पे हो तो सारे की नौयत को देखते हुए जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो रैयती हों तो उनसे रैयती जैसा व्यवहार अखलाक हो, जो लोग यहाँ किराएदार हों तो किराएदार जैसा अखलाक हो, और उसमें अगर जो लोग इंक्रोचर हैं उनको पूरा समझाया जाए, उनको पूरा मौका दिया जाए ताकि वो सही तरीके से बोर्ड के साथ अपना तालमेल बैठा सकें, मुतवल्ली साहब के साथ मिल करके वो भी किराएदार हो सकें। और यहाँ ख़ास तौर से जो पिछले कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों के अंदर भी, चाहे जो आने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी दिल में कोई गिला शिकवा रख करके, किसी के प्रति कीना रख के, द्वेष की भावना से यहाँ कोई भी काम न किया जाए, बल्कि मिल्लत से किया जाए ताकि सारे लोग खुश रहें और